हेलो दोस्तों, पॉलिटी के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहें क्योंकि बात तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जो मुद्दे की बात होगी सेम टू सेम पॉइंट पे बात होगी। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो संविधान एक आदर्शात्मक कागजी दस्तावेज है जिसमें सरकार के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार का सीमांकन किया जाता है और इसे जानबूझकर नागरिकों के द्वारा आत्मर्पित किया जाता है, यानी अपनाया जाता है। संविधान क्या है? तो संविधान एक आदर्शात्मक कागजी दस्तावेज है। संविधान एक आदर्शात्मक कागजी दस्तावेज है जिसमें सरकार के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार का सीमांकन किया जाता है, यानी लिमिटेशन है। इसे जानबूझकर नागरिकों के द्वारा आत्मर्पित किया जाता है, यानी सीमांकन यानी लिमिट किया जाता है कि उसके क्षेत्र में वो हस्तक्षेप न करें और उसके क्षेत्र में वो हस्तक्षेप ना करें। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप एक विचारक का नाम सुने होंगे, मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत था सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। यानी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति जो है तानाशाह हो जाता है। व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यक्ति तानाशाह हो जाता है, यानी सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो इसीलिए हमारे यहाँ स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई है, जो हम मुखिया का चुनाव करवाते हैं, वार्ड का चुनाव करवाते हैं, सरपंच का चुनाव करवाते हैं, यानी जो स्थानीय स्तर का चुनाव है वो सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत से ही लिया गया है। अगला, संविधान के लाभ बेनिफिट्स क्या है? तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है। संविधान से ही लोकतंत्र अच्छा तरीका से हमारे देश में चल रहा है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यपालिका यानी सरकार को सीमित दायरे में रखते हुए नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है। सरकार को सीमित दायरे में रखते हुए नागरिकों के अधिकार का संरक्षण भी हो रहा है। इसमें लोगों की भावनाएं एक ही स्थान पर एकत्रित करके उनके हितों के लिए कार्य किया जाता है। इसमें लोगों की भावनाएं एक ही स्थान पर एकत्रित करके उनके हितों के लिए कार्य किया जाता है। यानी जो लोकतंत्र है उसमें उसके लिए संविधान में क्या बतलाया ये है कि इसमें लोगों की भावनाएं एक ही स्थान पर एकत्रित करके लोगों के हित के बारे में पहले ज़्यादा सोच रहा है। लोगों के हित के बारे में कि लोगों का हित कैसे होगा, इसके बारे में सोचिए, और इससे विधि का के शासन सुनिश्चित किया जा सकता है, यानी रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित किया जा सकता है। आप देखते हैं बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी सज़ा हो जाता है हमारा देश में, यानी हमारा देश में रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। नागरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है। नागरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है, यानी अगर हमारा संविधान नहीं होता तो हमें भटकाव में लाया जाता, कहा जाता कि आपका अधिकार में नहीं है, लेकिन जो हमारा अधिकार में है वो संविधान में लिखा हुआ है, इसीलिए हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता है। तो नागरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान के होने से सरकार के विभिन्न अंगों को न सिर्फ सीमांकन होता है बल्कि उनके
कर्तव्यों उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करते हुए उन पर नियंत्रण या अंकुश भी लगाया जा सकता है। इन निष्कर्ष को समझिए। यह उल्लेखनीय है कि संविधान के होने से सरकार के विभिन्न अंगों का न सिर्फ सीमांकन होता है बल्कि उनके कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का स्पष्ट करते हुए उन पर नियंत्रण भी लगाया जा सकता है। जैसे अगर कोई राजनीतिक दल जीतने के बाद अपना दायरा को बढ़ाता है तो उस पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। किसके तहत? तो संविधान के तहत। किसके तहत? तो संविधान के तहत उस पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। आप लोग भी ध्यान से एक बार पढ़ें शुरू से अंत तक। पेज जुड़ रहा है इसीलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। आगे है संविधान का वर्गीकरण। इसको भी आप एक बार खुद से पढ़िए, उसके बाद हम टोटल को पढ़ेंगे भी और समझाएंगे भी और आपको मोटे तौर पर याद भी करवाएंगे। संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण, इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है उसको समझिए। जेम्स प्रथम इंग्लैंड में 1603 से 1625 तक, फिर 1688 में वहाँ गौरवपूर्ण क्रांति होती है। जॉर्ज फर्स्ट जो कि जर्मनी से थे, इनको ब्रिटिश राजकुमारी से महापट हो जाता है। इनका शासन 1714 से 1727 तक चलता है। तो है जो है पूरी तरीक़ा से शासन में भागीदारी नहीं ले पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति के तौर पर होते हैं। और यहाँ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन लिखा हुआ है, रॉबर्ट वालपोल डी फैक्टो को बनाते हैं। लेकिन लोग देखता है कि जो हैं सभी जगह के राजा से बात कर रहे हैं, यानी प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि राजा से राजा बात करता है। तो लोगों ने कहा, जो मंत्री था, कि तो कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर हो गया यार, इतना इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। तो जितना भी मंत्री था, मंत्री परिषद था, सभी ने क्या किया, हट गया उसके तरफ से, बैठक में भाग नहीं लिया। तो क्या हुआ, यहाँ से जो है इसका खत्म हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया। इसीलिए यहाँ से ही हमारा संविधान में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और इसके बाद इसका ही पुत्र जॉर्ज सेकंड बना उसके बाद। तो यहाँ समझिए, लिखित एवं अलिखित संविधान किसको कहते हैं। तो लिखित संविधान में यानी जिसमें सब चीज़ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो, जिसमें देश के सभी दायित्वों का वर्णन स्पष्ट रूप से हो, उसे लिखित संविधान कहेंगे। इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन अलिखित संविधान जहाँ प्रथा और परंपरा के आधार पर चलता है, वहाँ संविधान लिखा हुआ नहीं होता है,
लेकिन वहाँ कैसे चलता है? प्रथा और परंपरा के आधार पर कि पहले के लोग कैसे किए हैं तो उसी से लिया जाता है। अलिखित संविधान प्रथा और परंपरा के आधार पर विकसित होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल, सऊदी अरब इत्यादि। अगला, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, जड़ यानी दृढ़ एवं लोचशील। दृढ़ संविधान में संविधान की प्रक्रिया जटिल होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका तथा लोचशील संविधान में सरलता के साथ संशोधन किए जा सकते हैं। अगला है दृढ़ संविधान या लोचशील संविधान, जिसको नम अनम्य भी कहते हैं। रिजिड दृढ़ क्या है? इसमें जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो जटिल होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका। तथा लोचशील संविधान में सरलता के साथ संशोधन किया जाता है। जो फ्लेक्सिबल है, लोचशील है, उसमें सरलता के साथ संशोधन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में कार्यपालक आदेशों से भी संविधान में संशोधन संभव है। उदाहरण के लिए 35A, हालांकि अब ये खत्म हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शासनादेश से 1954 में शामिल किया गया। 5 अगस्त 2019 से समाप्त हो गया है। आगे देखिए, आगे वियुक्त एवं संयुक्त, सेपरेटेड एंड फ्यूज। यानी जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माता ने बताया कि देखिए, वोट देने का, सरकार चुनने का दो तरीका है, एक सेपरेटेड और एक फ्यूज। सेपरेटेड का मतलब यहाँ देखिए पॉइंट में समझाया हूँ, यानी जो वोटर्स जो हैं लेजिस्लेटिव को भी चुनेंगे, एक्सिक्यूटिव ब्रांच को भी चुनेंगे, समझे? यानी सबको अलग अलग चुनेंगे। अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का भी चुनाव करेंगे, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का भी चुनाव करेंगे। लेकिन हमारा देश जो है फील्ड है, संयुक्त है, उसमें वोटर जो है लेजिस्लेटिव का चुनाव करता है, यानी सांसद का चुनाव करता है। और किसका चुनाव करता है? विधायक का चुनाव करता है। और सांसद से हम लोग जानते हैं पीएम तय होते हैं, विधायक से सीएम तय होते हैं, और सांसद और विधायक ऐ दोनों जब मतदान करते हैं तो राष्ट्रपति चुने जाते हैं। यानी राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि जिसको वो चुनती है वही करती है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से करती है। तो हमारा देश में फ्यूज्ड सिस्टम है, संयुक्त सिस्टम है। वियुक्त संवैधानिक व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें मतदाता विधायी एवं कार्यकारी दोनों शाखाओं के लिए मतदान करते हैं। विधायी एवं कार्यकारी दोनों शाखाओं के लिए मतदान करते हैं। वियुक्त संवैधानिक व्यवस्था ऐसी होती है। वियुक्त संवैधानिक व्यवस्था कैसी होती है? तो वियुक्त संवैधानिक व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें मतदाता विधायी एवं कार्यकारी दोनों शाखाओं के लिए मतदान करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में पहले कुछ व्यक्तियों को चुना जाता है, किस लिए? वोट देने के लिए। ऐसा सिस्टम है अमेरिका में। जबकि संयुक्त संवैधानिक व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें मतदाता यानी वोटर्स विधायी शाखा लेजिस्लेटिव ब्रांच के पक्ष में मतदान करती है। विधायी शाखा यानी वोटर विधायी शाखा इसको तो चुनती है, विधायी शाखा के पक्ष में मतदान करती है, जो कार्यपालिका को स्थापित करती है, और वही विधायी जो शाखा है वो कार्यपालिका को स्थापित करती है। उदाहरण के लिए भारत में मतदाता सांसदों और विधायकों को मतदान कर देते हैं। जो मतदाता है
जब जब हम मतदाता कहेंगे आप वोटर समझेंगे, जो वोट देने वाला है उसको समझेंगे। और आप जानते हैं कि हर जो जितना भी राजनीतिक दल है वो सब अपना अपना वोट के टाइम पुलिंग एजेंट रखता है जी, कि वोट में कोई गड़बड़ी ना हो। लोकतंत्र हमारे देश में ऐसा है कि सब अपना अपना जो विश्वासी व्यक्ति होता है उसे वो अपना पुलिंग एजेंट रखता है। तो कहते हैं कि मतदाता सांसदों और विधायकों को मतदान देते हैं, जबकि विधायिका राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। जो विधायिका है भारत में, जो वोटर है वो सिर्फ सांसदों और विधायकों को ही मतदान करता है, जबकि विधायिका राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। हम विधायिका चुने और वो विधायिका ही राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। अगला एकात्मक एवं संघात्मक। एकात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था क्या है? एकात्मक व्यवस्था में केंद्र के पास अधिकतम शक्तियां होती है। इसमें भी के जगह ही कर देते हैं। पेन 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 पेन। एकात्मक व्यवस्था में केंद्र के, इसको काट देते हैं, ही कर देते हैं। केंद्र के पास ही अधिकतम शक्तियां होती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि। ऐसा क्या है? ऐसा एकात्मक व्यवस्था है। ब्रिटेन, फ्रांस है जो एकात्मक व्यवस्था है। यहाँ केंद्र के पास ही अधिकतम शक्तियां होती है, जबकि संघात्मक व्यवस्था में प्रांतों एवं अधीनस्थ इकाइयों को भी शक्तियां दी जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका, भारत, यानी जो देश है वो देश राज्य को भी, देश जो है राज्य को भी शासन देती है, राज्य को भी शक्ति देती है, जो राज्य को भी शक्ति देती है और उसको भी काम करने का मौका देती है संघात्मक व्यवस्था में। जैसे अमेरिका है, भारत है। अगला है रिपब्लिकन। अगला है रिपब्लिकन एंड मोनार्किकल। रिपब्लिकन एंड मोनार्किकल, गणतंत्रीय एवं राजतंत्रीय। गणतंत्रीय एवं राजतंत्रीय। गणतंत्रीय व्यवस्था में राज्य का अध्यक्ष किसी जाति, धर्म, वंश, परंपरा से नहीं होता है, बल्कि उसका निर्वाचन होता है। जैसे भारत, अमेरिका गणराज्य के उदाहरण है। जैसे भारत, अमेरिका गणराज्य के उदाहरण है। रिपब्लिकन एंड मोनार्किकल, गणतंत्रीय व्यवस्था में राज्य का अध्यक्ष किसी जाति, धर्म, वंश, परंपरा से नहीं होता है, बल्कि उसका निर्वाचन होता है। जैसे भारत, अमेरिका गणराज्य के उदाहरण है। गणराज्य का मतलब जो यहाँ शासन करने वाला होता है, कोई खास जाति, धर्म, वंश, परंपरा से नहीं होता है, बल्कि उसका जनता चुनती है। उसको जनता क्या करती है? चुनती है। इसी को गणतंत्रीय कहते हैं। हमारा देश भारत क्या है? गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम पर जो शासन करता है उसको हम ही चुनते हैं, और फिर जो हम पर शासन करता है उसको हम ही चुनते हैं भाई। जैसे भारत भी है, अमेरिका भी है। इसको समझाएंगे। जितना भी पॉइंट रेड पेन से लिखा हुआ है इसको हम समझाने का काम करेंगे। आप लोग धैर्य रखें। अगला हम पहले राजतंत्रीय व्यवस्था पर चर्चा कर देते हैं। राजतंत्रीय व्यवस्थाओं के साथ संवैधानिक व्यवस्था ठीक प्रकार से इंग्लैंड में 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान संचालित करने के लिए तब पहल किया गया, जब 1689 से
बिल ऑफ राइट यानी अधिकारों का घोषणा पत्र को अपनाया गया। यानी राजतंत्रीय व्यवस्था के साथ संवैधानिक व्यवस्था ठीक प्रकार से इंग्लैंड में 1688 के, हम बताए थे पहले भी कि गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था, उसके दौरान संचालित करने के लिए तब पहल किया गया जब 1689 में बिल ऑफ राइट, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ, गौरवपूर्ण क्रांति हुआ और 1689 में क्या हुआ, तो 1689 में बिल ऑफ राइट, जो पहले हम बताए थे कि जर्मन लड़की ब्रिटिश होती है और लड़का जर्मन होता है, दोनों के बीच मोहब्बत हो जाता है और ये नहीं सोचता है कि हम राजा बनेंगे, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, हो जाना था हो जाता है और फिर शासन हो जाता है। तो यही सब में अधिकार नहीं मिलता है तो उन लोग क्या करते हैं, जनता को अधिकार दे देते हैं, उसके लिए अधिकार पत्र का घोषणा कर देते हैं, बिल ऑफ राइट का घोषणा कर देते हैं। अगला सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट, इससे पहले समझ लीजिए, जो किंग जॉन था वो जितना आप गड़बड़ काम कर सकते हैं वो उतना गड़बड़ था, लेकिन इसने एक काम सही किया और मर गया और इसीलिए इसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। एक क्या है, आप हमेशा पढ़ेंगे मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा पर जो 1215 में साइन करने वाला, सिग्नेचर करने वाला जो आदमी था किंग जॉन था। इसके टाइम में एक रॉबिन हुड क्या करता था, रॉबिन हुड बड़े बड़े बैंकों को लूट लेता था और गरीबों में बांट देता था, इसीलिए इसका नाम, इसीलिए आज का जो हीरो है खुद को कितना, रॉबिन हुड खुद को कहता, रॉबिन हुड, और इसीलिए जनता के बीच चर्चा में आने लगे। बस साइन किया जॉन किंग और मर गया, 1215 में मैग्ना कार्टा पर साइन किया और मर गया। 11 अप्रैल 1689 बिल ऑफ राइट मूल अधिकार, 11 अप्रैल 1689 को बिल ऑफ राइट मूल अधिकार, जेम्स द्वितीय 1685 से 88 एब्सोल्यूट मोनार्की था, लेकिन बिल ऑफ राइट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बिल ऑफ राइट क्या लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1687 से 1702, विलियम एंड मैरी बेटी, राजतंत्रीय व्यवस्था हो गया कि इसमें 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति होता है और 1689 में बिल ऑफ राइट को लाया जाता है। अगला सुप्रीम एंड सुबोर्डिनेट, सुप्रीम एंड सुबोर्डिनेट, सर्वोच्च एवं अधीनस्थ संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च एवं अधीनस्थ संवैधानिक व्यवस्था। सर्वोच्च संवैधानिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च संवैधानिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च संवैधानिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है, संविधान को ही सर्वोच्च कानून माना जाता है, संविधान को ही क्या माना जाता है, सर्वोच्च कानून माना जाता है और अन्य सभी वैधानिक दस्तावेजों को उसके अधीन माना जाता है, और अन्य सभी वैधानिक दस्तावेजों को उसके अधीन माना जाता है। जबकि अफ्रीकी और अरेबियाई प्रायद्वीप के विभिन्न देशों में संविधान को सर्वोच्च दस्तावेज न मानकर उसके स्थान पर कार्यपालिका के आदेश या अन्य कानूनी प्रावधानों या कानूनों को अधिक महत्व दिया जाता है। सर्वोच्च संवैधानिक संस्था क्या है, तो इसमें संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है और अन्य सभी वैधानिक दस्तावेजों को उसके अधीन माना जाता है। जो संविधान है वही सर्वोच्च है और बाकी जो है उसके अधीन है।
जबकि अफ्रीकी और अरेबियाई प्रायद्वीप के विभिन्न देशों में संविधान को सर्वोच्च दस्तावेज न मानकर उसके स्थान पर कार्यपालिका के आदेश या अन्य कानून को ही महत्व दिया जाता है। यानी जो कानून बन रहा है उसको महत्व देंगे, न कि संविधान को। सबका देखिए देश चलाने का अपना अपना तरीका है, किसी का हम बुराई नहीं कर सकते हैं, जिसको जैसा फिट बैठता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे कोई व्यक्ति को दौड़ना पसंद है, कोई व्यक्ति को जिम करना पसंद, सबका अपना अपना फिट व्यवस्था है। किसी को चलना पसंद है, किसी को टहलना पसंद है, सबको अपना अपना व्यवस्था है। हम किसको क्या कर सकते हैं? सभी अपना अपना व्यवस्था से चल रहा है। भारतीय संविधान की व्यवस्था क्या है? अब यहाँ के संविधान का जो व्यवस्था है वो क्या है? हमने आपको बताया था कि हमारा जो देश का संस्कृति है उसी से हमारा संविधान का निर्माण हुआ है। जो हमारा देश का संस्कृति है उसी से हमारा संविधान का निर्माण हुआ। जैसे हम लोगों में है लक्षण ही, हम व्हाइट सॉल्ट भी लेते हैं, काला नमक भी लेते हैं, फिर बीट नून है उसको भी ले लेते हैं, कहते थोड़ा उसका भी वो भी दो, थोड़ा वो भी दो, थोड़ा वो भी दो। जब हम खाना खाने जाते हैं होटल में तो कहते हैं जितना भी इसमें मटेरियल लगेगा सब दो, हम सब खाकर देखें। तो ऐसा ही यहाँ का संविधान है, 60 देशों से लिया गया, 60 देशों से हमारा संविधान लिया गया है। यानी यहाँ का जो संविधान है भारी भरकम है, लोचशील भी है, दृढ़ भी है। यानी जब आवश्यकता हो जाता है तो ये मुलायम भी हो जाता है, और आवश्यकता अगर नहीं होता है तो वह कठोर भी हो जाता है। यानी कैसा जरूरत है उसके हिसाब से हमारा संविधान लोगों के साथ बर्ताव करती है, इसलिए हमारा संविधान सबसे अलग है। अब देखिए अमेरिका के संविधान में मात्र 7 आर्टिकल है और 4000 वर्ड है। जब आप एग्जाम देंगे मेंस का तो एक पेपर आप लिखें 4000 वर्ड, यानी आपने फ्रांस का संविधान इतना वर्ड लिख दिया। और जो अमेरिका का संविधान है मात्र 7 आर्टिकल में। और हमारा जब संविधान बना था तो उसी वक्त उसमें 395 अनुच्छेद था। कहाँ 7 आर्टिकल और कहाँ 395 आर्टिकल, बहुत कितना का अंतर। तो भारत का संविधान लिखित एवं भारी भरकम लंबा संविधान है। लिखित एवं भारी भरकम लंबा संविधान है। विभिन्न स्रोत भारतीय संविधान को लगभग 60 देशों की संवैधानिक व्यवस्था को देखकर विकसित किया गया है। भारत का संविधान कुछ अर्थों में लोचशील है तो कई बार यह दृढ़ भी हो जाता है। उदाहरण के लिए राज्य सूची के विषय पर संशोधन करने के लिए संसद को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। राज्य सूची के विषय में समझ रहे हैं राज्य संविधान कितना कठोर हो गया। यहाँ संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें अगला पॉइंट, यहाँ संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसदीय प्रणाली है और केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, अर्थात भारत अधिक एकात्मक कम संघात्मक व्यवस्था है। एकात्मक में क्या होता है? केंद्र को शक्ति प्राप्त होता है, तो यहाँ केंद्र को भी है राज्य को भी है, लेकिन एकात्मक अधिक है और संघात्मक कम है। मोर यूनिटरी एंड लेस फेडरल सिस्टम।
अगला देखिए, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। साथ ही सरकार के तीन अंग कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के अलावा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन यानी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि संस्थाएं भी देखने को मिलती है, जिन्हें पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान में नैतिकता के पक्ष अंतर्निहित देखने को मिलते हैं, जो निम्नलिखित है। उद्देशिका या प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुता की भावनाओं को शामिल किया गया है। मूल संविधान के वर्ग में मानवीय जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक जीने और अपने व्यक्तित्व के विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए गए। अगला पॉइंट, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों के हितों के लिए तथा स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं, पोषण के स्तर, डिग्री ऑफ द न्यूट्रिशन एवं जीवन स्तर के बेहतर करने, पर्यावरण संरक्षण के पहलू भी अंतर्निहित है। इतना चीज है, समझ रहे हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि भारतीय संविधान को नैतिक पहलुओं के लिए अन्य किसी अनुपूरक सप्लीमेंट्री दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। इतना तक, फिर आगे संविधानवाद से हम अगला क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग का सपोर्ट ही हमारी ताकत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।